गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा अपनी अटेंडेंस लिखते जाइए चैट बॉक्स में। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा अपनी अटेंडेंस लिखते जाइएगा चैट बॉक्स सर। में। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मार्क योर अटेंडेंस इन द चैट बॉक्स बेटा, एंड माइक ऑफ कर लीजिए बेटा प्लीज। जल्दी से बेटा अपनी अटेंडेंस मार्क कीजिए चैट बॉक्स में। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट योर क्लास। बेटा कल जो हमने गुड मॉर्निंग बेटा, कल जो हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए थे बाय फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड। तो आई होप फैक्टराइजेशन मेथड सबको क्लियर हो गया होगा बेटा। ठीक है, किसी बच्चे को कोई डाउट है फैक्टराइजेशन मेथड कैसे अप्लाई करते हैं तो वो पूछ सकता है, अदरवाइज हम इसके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, हम वो डिस्कस करें। यस सर। तो बेटा फैक्टराइजेशन मेथड क्लियर है बेटा सबको, एंड इट्स वेरी सिंपल मेथड। आपने 8th में भी इसके क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं, आपने 9th में भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, नाउ ईयर आपने सेकंड चैप्टर में भी सॉल्व किए थे, नाउ ईयर आल्सो प्रैक्टिसिंग दिस क्वेश्चन इन द चैप्टर 4। तो अगर स्टिल कोई डाउट है बेटा तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज हम इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन था 4th क्वेश्चन वो हम चेक करते हैं। तो 4th क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हूज स्क्वायर्स इज 365। तो हमें ऐसे दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स फाइंड करने हैं जिनको हम स्क्वायर करें, और उनके स्क्वायर को जब हम सम करें तो हमारा जो आंसर है दैट विल बी 365। ठीक है बेटा, की क्वेश्चन है हमारे पास कि एक दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो मैंने उस दिन भी आपको बताया था कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर जब भी क्वेश्चन हमारे पास आता है तो एक कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर अगर x है तो दूसरा x + 1 हो जाता है। If one consecutive positive integer is x, then the other one becomes x + 1 because consecutive positive integer suppose जैसे हम ले रहे हैं 11 and 12। ठीक है बेटा, तो 11 को अगर हम x सेलेक्ट करते हैं तो 12 जो है that will be x + 1 means 11 + 1। इसलिए हमारे पास जो consecutive integers होते हैं उनको हम लेट करेंगे x + 1। ठीक है बेटा, x and x + 1, तो राइट डाउन लेट the two consecutive positive integers, let the two consecutive positive integers are x and x + 1। ठीक है बेटा, एक कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हमारे पास x है और दूसरा कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हमारे पास x + 1 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टेटमेंट, जो क्वेश्चन में हमें स्टेटमेंट दी हुई है बेटा, वो ये कह रहा है कि आपने दोनों कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर करना है, दोनों कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर करना है और दोनों को ऐड करना है। ठीक है बेटा, दोनों कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स को क्या करना है, ऐड करना है। फर्स्ट आपने कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर करना है और फिर दोनों स्क्वायर्स को ऐड करना है, तो जो आपका आंसर आएगा दैट विल बी 365। ये चीज आपसे क्वेश्चन में कही गई है कि कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आपने सेलेक्ट कर लिए x and x + 1। ठीक है बेटा, लेट द टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स बी x and x + 1। देन हमने उन दोनों कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर किया, स्क्वायर करके हमने दोनों को प्लस किया, तो हमारा जो आंसर आएगा वो 365 के इक्वल आएगा। अब जो ब्रैकेट्स है इन्हें हम ओपन करेंगे बेटा, तो x² तो x² ही रहेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।
x plus 1 होल स्क्वायर में यू कैन यूज द आइडेंटिटी a plus b का होल स्क्वायर, यू कैन यूज द आइडेंटिटी a plus b होल स्क्वायर. व्हेन वी यूज a plus b होल स्क्वायर तो वी विल गेट x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 365. ठीक है बेटा, और हमें पता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में राइट हैंड साइड में 0 होता है. तो हम क्या करेंगे, हम जो राइट हैंड साइड में जो नंबर लिखा हुआ है 365, इसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर लेंगे. तो राइट हैंड साइड में जब इसे शिफ्ट करोगे बेटा तो यू विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया आपके पास 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और 365 को जब आप शिफ्ट करोगे बेटा तो यू विल गेट -365 इज इक्वल टू 0. यहां तक क्लियर है बेटा सबको कि आपने दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स लिए x एंड x प्लस 1, फिर दोनों का आपने स्क्वायर किया. स्क्वायर करने के बाद आपने दोनों को प्लस किया, दोनों को प्लस करके जो आपका आंसर आ रहा है दैट इज 365. और उसके बाद हमने स्क्वायर्स में ब्रैकेट्स को ओपन किया तो जो हमारा आंसर आया बेटा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1. तो x स्क्वायर यू विल गेट 2x एंड 2x प्लस 1 माइनस 365 इज इक्वल टू 0. ठीक है बेटा, अब 1 में से 365 माइनस करोगे. अंकुश शर्मा, क्या बात है बेटा? अंकुश शर्मा, 364. अंकुश शर्मा, आवाज आ रही है बेटा? Sir, it happened by ओके बेटा, तो 2x स्क्वायर प्लस 2x और यहां पे दोनों को माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा -364 इज इक्वल टू 0. ठीक है बेटा, तो -364 इज इक्वल टू 0. तो अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो इन सब में क्या कॉमन है, इन सब में 2 जो है वो कॉमन है, क्योंकि ये सारे ही नंबर्स 2 के मल्टीपल्स हैं. इट मींस ये सारे नंबर 2 के टेबल में आते होंगे. तो हम क्या करेंगे, हम 2 सबसे कॉमन निकाल लेंगे. तो वी विल गेट x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182, कि ये सारे नंबर्स जो 2 है वो भी 2 के टेबल में आता है और जो 364 है वो भी 2 के टेबल में आता है. तो हमने 2 को कॉमन निकाल लिया, दैट विल बी इक्वल टू 0. और 2 यहाँ पे इन सबके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा, तो जब हम इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये डिवाइड होगा. तो 0 से हम किसी भी नंबर को डिवाइड करें तो हमारा आंसर 0 ही आएगा. कि 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था बेटा, तो इसको जब हम दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो इट विल गेट डिवाइडेड बाय 0. और 0 से हम किसी भी नंबर को डिवाइड करें तो उसका आंसर 0 ही आएगा. तो इसलिए हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0. ठीक है बेटा, अब आपने x को यानी मिडिल टर्म को इस तरह से स्प्लिट करना है कि प्लस या माइनस करके आपके पास 1 ही आए और उन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आपके पास 182 आए. तो ये क्वेश्चन आपने कल भी किया था. ठीक है बेटा, कल भी आपके पास यही इक्वेशन बनी थी लास्ट में. तो इसको हम स्प्लिट करेंगे 14 एंड 13 की फॉर्म में. तो यू विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0. मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है बेटा तो हैंड रेज कर सकता है या पूछ सकता है. अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको पता है मिडिल टर्म स्प्लिट करने का रूल कि हमने लास्ट वाली टर्म और फर्स्ट कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है उसके प्रोडक्ट को चेक करना है और मिडिल को उसके अकॉर्डिंग, मिडिल टर्म को उसके अकॉर्डिंग ब्रेक करना है कि प्लस या माइनस करके वो टर्म मिडिल टर्म के इक्वल ही रहे और मल्टीप्लाई करके कांस्टेंट वैल्यू के इक्वल आए. ठीक है बेटा, तो अब यहाँ पे हम कॉमन निकालेंगे. तो दोनों में कॉमन है बेटा, इन दोनों में कॉमन है x, तो यू विल लेफ्ट विद x प्लस 14. इन दोनों में -13 कॉमन है बेटा, तो यू लेफ्ट विद x प्लस 14. तो योर आंसर इज विच इंप्लाइज x माइनस 13. विक्रांत, यस सर. कोई प्रॉब्लम है बेटा? सर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड सिलेबस में नहीं है. नहीं बेटा, वो आपके सिलेबस से रिमूव हो चुका है, वो आपके सिलेबस में नहीं है. आपने खाली क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना है उसकी जगह. ओके सर. ओके बेटा, तो x माइनस 13 एंड x प्लस 14
इज इक्वल टू 0। तो जिसका मतलब है या तो x माइनस 13 0 के इक्वल है या x प्लस 14 0 के इक्वल है। तो हमारे पास दो आंसर्स आएंगे, which implies x is equal to x minus 13 is equal to 0 और x plus 14 is equal to 0। तो जिसका मतलब है x की वैल्यू, एक वैल्यू आएगी हमारे पास 13 और दूसरी वैल्यू आएगी हमारे पास -14। ठीक है बेटा, तो एक वैल्यू हमने सेलेक्ट करनी है और एक वैल्यू हमने रिजेक्ट करनी है। तो कौन सी वैल्यू रिजेक्ट होगी? -14 -14 वैल्यू रिजेक्ट होगी। ओके, क्यों रिजेक्ट होगी बेटा? सर ये क्योंकि पॉजिटिव नहीं है। क्योंकि पॉजिटिव नहीं है और हमारा आंसर पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो इट मींस जो हमारे पास इंटीजर है वो, जो सिंस द इंटीजर्स आर पॉजिटिव, तो x इज इक्वल टू 13। तो x इज, विच इंप्लाइज x is equal to -14 is rejected since integers are positive, since integers are positive। कि हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है इसलिए हम x इज इक्वल टू -14 नहीं लिख सकते, इसलिए हमारे x की जो वैल्यू होगी वो 13 होगी। सो द रिक्वायर्ड पॉजिटिव इंटीजर्स आर, required positive integers are 13 and 13 plus 1। क्योंकि एक वैल्यू जो हमने x लेट की थी और दूसरी x plus 1, तो दैट विल बी इक्वल टू 13 and 14। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन में किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। सिंपल क्वेश्चन था कि आपके पास दो पॉजिटिव इंटीजर्स दिए हुए हैं, आपने एक को x लेट कर लिया और दूसरे को x plus 1। उसके बाद उसने कहा कि दोनों का स्क्वायर करके आपने प्लस करना है, तो आपका जो आंसर आएगा वो 365 के इक्वल आएगा। तो हमने दोनों का स्क्वायर किया और दोनों को प्लस करके आंसर लिख लिया। आफ्टर दैट हमारे पास जो हमने उसको सिंप्लीफाई किया, तो हमारे पास एक इक्वेशन बनी। वो इक्वेशन थी बेटा x² + x - 182। तो उस इक्वेशन को हमने फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व किया, तो हमारे पास x की एक वैल्यू आई 13 और दूसरी वैल्यू आई बेटा -14। तो -14 वैल्यू हमने रिजेक्ट कर दी क्योंकि हमें पॉजिटिव इंटीजर चाहिए। ठीक है बेटा, तो इसलिए हमारे पास जो आंसर रहेगा वो 13 रहेगा। तो इट मींस एक इंटीजर 13 है और दूसरा इंटीजर 13 + 1 यानी 14 है। कोई डाउट बेटा किसी को इस क्वेश्चन में? नो सर। ओके बेटा, अगर सबको कोई डाउट नहीं है तो प्लीज हैंड रेज योर हैंड, अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो। अगर बेटा आपको कोई डाउट नहीं है तो यू कैन रेज योर हैंड्स कि सर हमारे पास, हमें कोई डाउट नहीं है। रमनदीप सिंह। यस सर। ओके, सिमरन चौधरी। यस सर। बेटा माइक ऑफ कर लो अपना। ओके सर। ओके बेटा, तो आई होप किसी को डाउट नहीं है। ऑलमोस्ट सभी बच्चों ने हैंड रेज कर दिए हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो हमारा 5th क्वेश्चन है बेटा। 5th क्वेश्चन के ऊपर इंपॉर्टेंट लिख लेना बेटा कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी बार ये प्री बोर्ड एग्जाम्स में और बोर्ड एग्जाम्स में आ चुका है। ओके बेटा, 5th क्वेश्चन है आपके पास, द ऑल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही है बेटा कि राइट ट्रायंगल क्या होता है। और बेटा कुछ बच्चे जिन्होंने अभी लेट ज्वाइन की है क्लास, प्लीज अपनी अटेंडेंस मार्क कर देना बेटा चैट बॉक्स में। जिन बच्चों ने क्लास लेट ज्वाइन की है बेटा, अपनी अटेंडेंस जरूर मार्क कर दें चैट बॉक्स में। ओके बेटा, 5th क्वेश्चन में ऑल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल। तो सबसे पहला क्वेश्चन, राइट ट्रायंगल क्या होता है, आई थिंक सबको पता है। ठीक है बेटा, तो राइट ट्रायंगल सबको पता होगा कि राइट ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल, ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री का होता है। सपोज हमारे पास इस तरह का एक राइट ट्रायंगल है। ठीक है बेटा, नाउ द ऑल्टीट्यूड ऑफ द राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो ये अगर हम ट्रायंगल मान ले, लेट दिस बी ट्रायंगल ए बी एंड सी। तो इसमें जो बेस है बेटा हमारे पास वो ये है, दैट इज अवर बेस।
ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, ठीक है बेटा, और इसको हम क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज, ठीक है बेटा। तो सिंपल सा लॉजिक है कि जब भी हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं और उसकी साइड्स की बात करते हैं, तो उसको साइड्स को रिलेट करने के लिए हम एक प्रॉपर्टी, एक थ्योरम यूज करते हैं बेटा। उस थ्योरम का नाम क्या है, कौन बताएगा? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट जब आप, ओके बेटा, पाइथागोरस थ्योरम, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट जब आप राइट ट्रायंगल की बात कर रहे हो तो आपके माइंड में पाइथागोरस थ्योरम का कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इसी चीज को यूज करके हम ये जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन ये कहता है कि ऑल्टीट्यूड of a right triangle is 7 centimeter less than its base and if the hypotenuse is 13 centimeter, अगर hypotenuse की वैल्यू, ये जो वैल्यू है बेटा आपके पास अगर 13 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक है, और बेस और ऑल्टीट्यूड को उसने रिलेट किया हुआ है कि जो ऑल्टीट्यूड है जो परपेंडिकुलर है वो बेस से 7 सेंटीमीटर छोटा है। तो अगर हम बेस को x मान लें, बेस को क्या लेट कर ले रहे हैं बेटा, x, तो जो ऑल्टीट्यूड है वो उससे 7 सेंटीमीटर छोटा है, जो ऑल्टीट्यूड है वो बेस से 7 सेंटीमीटर छोटा है। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू उसने क्लियरली दी हुई है 13 सेंटीमीटर, इसलिए हमने उसको 13 सेंटीमीटर लिख लिया, ठीक है बेटा। और बेस के लिए हमने उसको लेट कर लिया कि बेस जो है वो x सेंटीमीटर है, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टेटमेंट जो ऑल्टीट्यूड है वो 7 सेंटीमीटर कम है बेस से, तो हमने बेस की डायमेंशन में से 7 सेंटीमीटर माइनस कर दिए, तो हमें ऑल्टीट्यूड की वैल्यू मिल गई। तो राइट डाउन बेटा, लेट द base of the right triangle, let the base of the right triangle be x centimeter and altitude, and its altitude is equal to x minus 7 सेंटीमीटर। ठीक बेटा, ऑल्टीट्यूड हो जाएगा आपके पास x माइनस 7 सेंटीमीटर। हाइपोटेन्यूज आपको दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा, हाइपोटेन्यूज आपको 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी को। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और आपने कौन सी थ्योरम अप्लाई करनी है बेटा, पाइथागोरस थ्योरम। या बाय यूजिंग लिख लो बेटा, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है बेटा। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, पाइथागोरस थ्योरम, बट आपने शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करनी है, आपने कंप्लीट लिखना है पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूँ। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग x माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर, ठीक है बेटा, कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो अब हमारे ऊपर जो ब्रैकेट्स के ऊपर स्क्वायर लगे हैं इनको हम रिजॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे हम आइडेंटिटी यूज करेंगे बेटा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर यू विल गेट x स्क्वायर माइनस 14x प्लस नहीं बेटा माइनस 14x प्लस 49 प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर होता है बेटा आपके पास 169, ठीक है बेटा। 169 जो है ये राइट हैंड साइड में है, तो इसे हम लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे, क्योंकि राइट हैंड साइड में अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 0 रहना चाहिए, ठीक है बेटा। और लेफ्ट हैंड साइड में जो लाइक टर्म्स हैं उनको हम प्लस कर लेंगे, तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर यू विल गेट 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 और माइनस 169 इज इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। तो यू विल गेट 2x स्क्वायर माइनस 14x और 169, हाँ जी बेटा, सर माइनस 14x कहाँ से आया? कौन पूछ रहा है बेटा, ये अपना नाम बताएंगे प्लीज। सर एकदम
ओके बेटा, तो जब हमने आइडेंटिटी यूज की बेटा x माइनस 7 होल स्क्वायर, तो इसको हम आइडेंटिटी यूज करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है बेटा रिदम? a square plus b square minus 2ab। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है बेटा, तो यस सर। तो a की जगह हमने यहाँ पे x लिखा हुआ बेटा, तो x स्क्वायर हो गया। b की जगह हमने 7 लिखा हुआ है, तो 7 स्क्वायर हो गया। माइनस 2 इंटू ए बी, यानी a की जगह x लिखा है और b की जगह 7 लिखा है। तो x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 2 इंटू 7 कितना हो गया बेटा? 14x। क्लियर है बेटा ये? यस सर। तो यस इसलिए सर। हमने यहाँ पे माइनस 14x लिखा हुआ है। ओके, तो 2x स्क्वायर माइनस 14x और 49 में से 169 माइनस करोगे बेटा, तो योर आंसर इज 120। माइनस 120 इज इक्वल टू 0। अब अगर ध्यान से दोबारा देखो बेटा, तो इन सब में क्या कॉमन है? 2 कॉमन है, तो 2 आप बाहर निकाल दोगे, कॉमन निकाल लोगे। ठीक है बेटा, तो विच इंप्लाइज 2 आपके पास कॉमन आ गया। यू लेफ्ट विथ x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, तो अगेन 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी तरफ शिफ्ट करोगे तो डिवाइड होगा। अगेन योर आंसर इज 0, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, इस स्टेप में ध्यान रखना कि 2 जो है वो 0 के साथ डिवाइड हो गया, और 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो तो आंसर वापस 0 आएगा। नाउ अब आपने मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। जैसे हमारे पास 7 है और यहाँ पे जो कोफिशिएंट है वो 1 है, तो 60 मल्टीप्लाइड बाय 1 हमारा कांस्टेंट वैल्यू आएगा 60। कि कांस्टेंट वैल्यू हमें कैसे पता लगता है? कोफिशिएंट स्क्वायर का, सॉरी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट वैल्यू को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है। अब 60 के फैक्टर्स में ऐसे दो नंबर्स जिनको प्लस करके या माइनस करके 7 आए और मल्टीप्लाई करके 60 आए। ठीक है बेटा, 12 और 5। 12 और 5, तो वो नंबर्स 12 आपको and 5. फैक्टर्स में मिल जाएंगे। ठीक है बेटा, वो नंबर्स आपको किस में मिल जाएंगे? फैक्टर्स में मिल जाएंगे। तो फैक्टर्स में जब आपको वो नंबर मिल जाएंगे, वी विल सिंपली गेट एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x। ठीक है बेटा, आप ध्यान रखना, हमने 12 के साथ नेगेटिव साइन इसलिए लगाया है क्योंकि मुझे -7 आंसर चाहिए, +7 नहीं चाहिए। ठीक है बेटा, -7 आंसर लाने के लिए मुझे बड़े नंबर के साथ नेगेटिव साइन रखना पड़ेगा। तो -12x प्लस 5x और -60 इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, अब यहां पे ध्यान से देखोगे तो हमारे पास x कॉमन आ गया। यू लेफ्ट विद x माइनस 12। यहाँ पे आपके पास 5 कॉमन आ गया। अगेन यू लेफ्ट विद x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो विच इंप्लाइज x प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, तो विच इंप्लाइज या तो x प्लस 5 0 के इक्वल है या x माइनस 12 0 के इक्वल है। तो x की वैल्यू आ गई बेटा आपके पास, एक वैल्यू आ गई -5 और दूसरी वैल्यू आ गई बेटा आपके पास 12। तो कोई वैल्यू, दोनों वैल्यूज लेके चल सकते हैं या एक वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी बेटा? सर -5 हो जाएगी। एक वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी। ओके, क्यों रिजेक्ट हो जाएगी बेटा? उनकी साइड्स नेगेटिव में नहीं होगा। क्योंकि ट्रायंगल की साइड्स हमेशा पॉजिटिव होती हैं, वो नेगेटिव नहीं होती है। तो एक वैल्यू आप -5 जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी। तो x इक्वल टू -5, सॉरी, x इक्वल टू -5 इज रिजेक्टेड। ठीक है, सिंस साइड्स आर पॉजिटिव। ठीक है बेटा, तो विच इंप्लाइज x की कौन सी वैल्यू हम यूज करेंगे? 12। सो बेस इज इक्वल टू, बेस ऑफ ट्राइंगल क्या हो गया? 12 सेंटीमीटर एंड ऑल्टीट्यूड हो गया बेटा आपके पास 5। ऑल्टीट्यूड हो गया बेटा आपके पास 12 माइनस 7, सॉरी 12 माइनस 7 दैट विल बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर। क्लियर है बेटा ये क्वेश्चन? किसी बच्चे को कोई डाउट? नो सर। ओके ओके बेटा, अगर सबको क्लियर है तो एक थम्स अप। सर ओके बेटा, अगर सबको क्लियर हो गया बेटा तो थम्स अप का साइन होगा आपके उसमें, यू कैन शो दैट, ताकि मैं समझ जाऊं कि आपको क्लियर हो गया। अभी तक 3 ही बच्चों ने शो किया है।
ओके बेटा, तो मैक्सिमम बच्चों ने थम्स अप दे दिया है, इट मींस इट इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ द लास्ट क्वेश्चन है बेटा आपके पास इस एक्सरसाइज का, 6th क्वेश्चन। A cottage industry produces a certain number of पोट्री आर्टिकल्स इन अ डे, कि कॉटेज इंडस्ट्री है जो कुछ सामान जो है वो प्रोड्यूस करती है दिन में, पोट्री आर्टिकल्स इन अ डे। इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, कि एक पर्टिकुलर डे पे जो प्रोडक्शन होती है ईच आर्टिकल की और जो उसकी कॉस्ट होती है वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। ठीक है बेटा, कि अगर सपोज मैं एक दिन में 100 आर्टिकल्स बना रहा हूं, ठीक है बेटा, अगर एक दिन में मैं 100 आर्टिकल्स प्रोड्यूस कर रहा हूं तो एक आर्टिकल की जो कॉस्ट होगी, एक आर्टिकल की जो कॉस्ट होगी वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कह रहा है कि एक आर्टिकल की कॉस्ट टोटल प्रोडक्शन, यानी अगर एक दिन में 100 आर्टिकल्स बन रहे हैं तो दैट विल बी माय टोटल प्रोडक्शन, ये जो टोटल प्रोडक्शन के 2 टाइम्स होगी प्लस 3 मोर देन। इट वाज ऑब्जर्व्ड द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, की एक आर्टिकल की जो कॉस्ट होती है वो टोटल प्रोडक्शन, जो जितने आर्टिकल्स एक दिन में बन रहे हैं उसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें, मतलब ट्वाइस करें उसका, और उसमें 3 ऐड करें, तब हमें एक आर्टिकल की कॉस्ट मिलती है। तब हमें किसकी कॉस्ट मिलती है बेटा? एक आर्टिकल की कॉस्ट मिलती है। ये आपका क्वेश्चन आपसे कह रहा है। उसके बाद वो ये पूछ रहा है कि अगर इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज ₹90, ठीक है, तो जो टोटल कॉस्ट थी, जो टोटल आर्टिकल्स एक दिन में बने, उन सब की कॉस्ट मिला के अगर 90 रुपीज आ रही है तो हमने कितने आर्टिकल्स बनाए और कितने आर्टिकल्स, और एक आर्टिकल की कॉस्ट क्या थी। क्वेश्चन समझ में आया बेटा? कि पहली चीज वो ये कह रहा है कि आपके पास जितने आर्टिकल्स एक दिन में बनते हैं, ठीक है, वो आपके पास दिए हुए हैं, और एक आर्टिकल की जो कॉस्ट होती है वो टोटल जितने आर्टिकल्स आपके पास बन रहे हैं उसके ट्वाइस प्लस 3 एक्स्ट्रा, उसका ट्वाइस होता है और प्लस 3 रुपीज एक्स्ट्रा होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आपको अगर एक दिन में आपने 90 रुपीज की प्रोडक्शन की है, अगर एक दिन में आपने टोटल 90 रुपीज की प्रोडक्शन की है, जो आपकी प्रोडक्शन की कॉस्ट है, अगर एक दिन की 90 रुपीज बन रही है, तो उस दिन आपने कितने आर्टिकल्स बनाए और एक आर्टिकल की क्या कॉस्ट होगी वो आपने फाइंड करना है। तो क्वेश्चन क्लियर हो गया बेटा ये सबको? यस यस सर। ठीक है बेटा, Yes, sir. तो क्वेश्चन हम लेके चलते हैं बेटा। नाउ लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, let the number of articles be x, कि हमने उस दिन सपोज x नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस किए, तो एक आर्टिकल की कॉस्ट क्या हो जाएगी? कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल 2x plus 3 इज इक्वल टू ₹2x + 3। ये हमारा क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि जितने आर्टिकल्स हम प्रोड्यूस करेंगे तो वो हमारे एक आर्टिकल की कॉस्ट कैसे बताएंगे, कि अगर हम एक प्रोडक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दे और उसमें 3 ऐड कर दे तो हमें एक आर्टिकल की प्राइस मिल जाएगी। ठीक है बेटा, कि एक आर्टिकल की कॉस्ट टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स को 2 से मल्टीप्लाई करना है और उसमें 3 रुपीज ऐड करने हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेटा, कि आपकी जो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट है उस दिन की वो 90 रुपीज है। टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है? 90 रुपीज है। सपोज मैंने अगर एक दिन में 100 आर्टिकल्स बनाए हैं और एक आर्टिकल की कॉस्ट मेरे पास 203 रुपए बन रही है, बिकॉज इसका ट्वाइस और प्लस 3 रुपीज, तो टोटल कॉस्ट क्या बनेगी बेटा? 100 मल्टीप्लाइड बाय 203। ये चीज समझ में आई बेटा? कि अगर मैंने टोटल 100 आर्टिकल्स बनाए हैं और एक आर्टिकल की कॉस्ट 203 रुपीज है, तो जो टोटल कॉस्ट होगी प्रोडक्शन की दैट विल बी 100 मल्टीप्लाइड बाय 203। सिमिलरली मैंने एक दिन में x नंबर ऑफ आर्टिकल्स बनाए हैं और एक आर्टिकल की कॉस्ट जो है दैट विल बी 2x + 3। एक आर्टिकल की कॉस्ट जो है वो 2x + 3 है, और जो मेरा टोटल आंसर आ रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो 90 रुपीज आ रहा है। ठीक है बेटा, तो मैं किधर से हूँ बहुत गलत है।
आरजू बेटा माइक ऑफ कर ले। आपने दिया खरी मंत्र। ओके बेटा, तो x इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 90। ये आपके पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपकी स्टेटमेंट बनेगी, क्योंकि हमने जो टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस किए हैं वो x है, एक आर्टिकल की जो कॉस्ट है वो 2x प्लस 3 है, और जो टोटल कॉस्ट हमारे पास आर्टिकल्स की बन रही है उस दिन वो 90 रुपीज बन रही है। तो अब आपने इक्वेशन बना लेनी है बेटा, तो यू विल गेट 2x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 90। नाउ अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 90 जो है वो इस तरफ होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में 0 होना चाहिए। तो जब आप इसको शिफ्ट करोगे तो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अभी शर्मा क्या बात है बेटा? ओके, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास वैल्यू आ गई बेटा, और ये आपकी इक्वेशन बन गई है। अब आपने इस इक्वेशन को स्प्लिट करना है, तो स्प्लिट करने से पहले कांस्टेंट वैल्यू और x स्क्वायर का कोफिशिएंट चेक कर लेना है। कांस्टेंट वैल्यू आपके पास 90 और x स्क्वायर का कोफिशिएंट है 2, तो योर आंसर इज 180। तो अब आपने 180 के फैक्टर्स में ऐसे दो नंबर्स ढूंढने हैं जिनको प्लस या माइनस करके आपके पास आंसर 3 आए, और उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आपके पास आंसर 180 आए। तो ऐसे दो नंबर्स कौन से होंगे बेटा? 15 and 12. 15 and 12। तो योर आंसर इज, जो दो नंबर्स आपके पास होंगे बेटा, दीज आर 15 and 12। तो सिंपली 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x मंथन सिंह। ओके बेटा, तो 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, तो अब यहां पे ध्यान से देखो, तो इन दोनों में कॉमन क्या है? x कॉमन है, तो x हम बाहर निकाल लेंगे। यू लेफ्ट विथ 2x प्लस 15। ठीक है बेटा, और इन दोनों में कॉमन क्या है? 6 माइनस 6 कॉमन है, तो यू लेफ्ट विथ x 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 6 एंड 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, तो विच इम्प्लाइज x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, या तो ये वैल्यू 0 के इक्वल होगी या ये वैल्यू 0 के इक्वल होगी। तो अगर ये वैल्यू 0 के इक्वल है तो x की वैल्यू 6 आएगी, और अगर ये वैल्यू 0 के इक्वल है तो x की वैल्यू माइनस 15/2 आएगी। ठीक है बेटा, तो अब एक वैल्यू इसमें से रिजेक्ट हो जाएगी, वो वैल्यू कौन सी होगी? माइनस 15/2, क्योंकि किसी भी चीज की कॉस्ट नेगेटिव नहीं होती। ठीक है, तो विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू माइनस 15/2 इज रिजेक्टेड। ठीक है, रीजन आप दे सकते हो, बिकॉज कॉस्ट कैन नॉट बी नेगेटिव। सॉरी, कॉस्ट नहीं है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स कैन नॉट बी नेगेटिव। नंबर ऑफ आर्टिकल्स कांट बी नेगेटिव। ठीक है बेटा, तो नाउ x की वैल्यू आपके पास आ गई 6, तो विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 6। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो प्रोड्यूस हुए उस दिन वो 6 थे बेटा, और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल is equal to 2 multiplied by 6 plus 3, that will be equal to rupees 15। ठीक है बेटा, तो सिंपल सा क्वेश्चन था आपके पास कि आपके पास एक कंपनी है, कॉटेज इंडस्ट्री है, जो कुछ आर्टिकल्स प्रोड्यूस कर रही है एक दिन में, और एक आर्टिकल की कॉस्ट जो है वो नंबर ऑफ आर्टिकल्स पे ही डिपेंड करती है, कि अगर जितने आर्टिकल्स उसने प्रोड्यूस किए हैं उनको ट्वाइस कर दे और उसमें 3 रुपीज और ऐड कर दे, तो वो कंपनी के एक आर्टिकल की कॉस्ट है, एक आर्टिकल की प्राइस है।
और अगर कंपनी ने उस दिन 90 रुपीज की टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन की है तो उसने कितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस किए और एक आर्टिकल की क्या कॉस्ट है वो हमने फाइंड करनी थी। तो हमने नंबर ऑफ आर्टिकल्स को x मान लिया और कॉस्ट मान ली 2x + 3। दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 90 आना चाहिए। तो वो चीज हमने लिखी, ठीक है बेटा। वो चीज लिखने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन बनी बेटा दैट विल बी 2x² + 3x - 90 = 0। उसके बाद फैक्टराइजेशन मेथड से आपने उसको सिंप्लीफाई किया और आपको x की वैल्यू मिल गई 6। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो उस दिन प्रोड्यूस हुए थे वो 6 थे और एक आर्टिकल की जो कॉस्ट थी वो 15 रुपीज थी। इज दैट क्लियर टू एवरीवन बेटा? किसी बच्चे को कोई डाउट इस क्वेश्चन में? नो सर। No, sir. ओके बेटा, तो कोई डाउट नहीं है तो यू कैन लीव द क्लास। कल हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। और तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे एट होम बेटा। Excuse me, Thank you, sir. sir. Thank you, sir. थैंक यू सर। ओके बेटा, यू कैन लीव द क्लास बेटा। Thank you. Thank you, sir. वेलकम बेटा।